एक बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में कर लेते हैं। हाथरस कांड पर सीएम योगी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। किसी की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, गरीबों का विकास विपक्ष को पसंद नहीं आया। हाथरस पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, साजिश करने वाले मकसद में कामयाब नहीं होंगे। जीवन के साथ ही खिलवाड़ करना प्रारंभ कर दिया और एक लगातार ये चल रहा है। लेकिन याद रखना, उत्तर प्रदेश और देश आज जिस स्थिति में है, सबको सुरक्षा और सबको सम्मान देने के इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे लेकर के चलेंगे। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विस्वमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ये विकास अवरुद्ध नहीं होगा। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि विकास को अवरुद्ध नहीं होने देंगे। जो भी षड्यंत्रकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सभी खबरों के बीच आज की एक और ब्रेकिंग न्यूज। हाथरस केस में मिले फंडिंग के बड़े सबूत। 50 करोड़ रुपए से मॉरिशस से आए। ईडी विदेशी फंडिंग के एंगल से कर रही है जांच। यानी हाथरस केस में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा खुलासा किया है। प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को दंगा भड़काने के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग हुई है। अकेले मॉरिशस से 50 करोड़ आए। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और एजेंसीज को अभी तक की जांच में पता चला है कि पीड़िता को इंसाफ दिलाने के नाम पर रातों रात एक वेबसाइट बनाई गई। इसके जरिए यूपी में जातीय दंगा फैलाने की साजिश रची गई। वेबसाइट के माध्यम से इस्लामिक देशों से फंडिंग भी की गई। वहीं हाथरस में दंगे की साजिश रचने के आरोप में कल ही 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था। ये सभी पीएफआई के मेंबर्स हैं। इनके पास से भड़काऊ साहित्य भी मिले थे। इंडिया न्यूज संवाददाता ऐश्वर्या जैन ज्यादा जानकारी के साथ हाथरस से लाइव जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, मुझे ये बताएं कि 100 करोड़ की साजिश में किस किस का हाथ बताया जा रहा है, कितनी गिरफ्तारियों को भी अंजाम दिया गया है, ये साजिश कितने दिन में रची गई, इस साजिश के जरिए हाथरस क्या ये माना जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने और भड़काने की कोशिश थी? मेरे ख्याल से कुछ लाइन में कुछ खराबी है। ऐश्वर्या, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आपकी आवाज मुझे आ रही है। लाइन बिल्कुल ठीक है ऐश्वर्या, कनेक्टिविटी भी बिल्कुल ठीक है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अपना सवाल फिर से दोहराता हूं मैं। ईडी ने यह कहा है कि हाथरस में माहौल बिगाड़ने के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाथरस के नाम पर दंगा करने के लिए, जातीय दंगे भड़काने के लिए 100 करोड़ की फंडिंग की गई है, जिसमें से 50 करोड़ सिर्फ मॉरिशस से आए हैं। ये मास्टरमाइंड कौन है? 100 करोड़ की फंडिंग का सोर्स क्या है? बिल्कुल 50 करोड़ रुपए सिर्फ मॉरिशस से आए हैं। इसके अलावा लगभग 60 से 70 करोड़ बताया जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट से पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। लगातार जो वेबसाइट्स हैं और जो भी आईपी एड्रेसेस है उसको ट्रैक डाउन करने के लिए अब ईडी पूरी तरीके से तैयार है। पीएमएलए एक्ट के अकॉर्डिंग अब कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा केस दायर करने के लिए अब तैयारी कर रहे हैं और लगातार बताया जा रहा है कि पीएफआई और सीएफआई, ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्या इनका लिंक है इस पूरे केस में या नहीं। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने निकल के आ रही है कि 50 करोड़ केवल मालदीव से यहां पर पहुंचाए गए थे, जिससे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में और हाथरस में दंगा भड़काने के लिए काम शुरू किया जा सके। ऐश्वर्या जैन मेरे सीनियर कोलीग हाथरस से रिपोर्ट कर रहे हैं और आशीष सिन्हा भी मेरे सीनियर कोलीग लीगल कोरेस्पोंडेंट आईटीवी नेटवर्क मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आशीष, आपके जरिए कुछ चीजें मैं समझना चाहूंगा। हालांकि 100 करोड़ की फंडिंग की एक बात आ रही है, कितनी जांच एक साथ में चल रही है ये समझने की जरूरत है। चूंकि एसआईटी की जांच है, 7 दिन से चल रही थी, एक्सटेंशन मिल गया 10 दिन का। ईडी की जांच अलग तरीके से चल रही है, यूपी पुलिस की एक जांच भी चल रही है, सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। इन सभी जांच के बीच मुझे ये बताएं, किन हालातों में किसी भी एसआईटी को एक्सटेंशन दिया जाता है और एसआईटी जो भी जांच कर रही होगी कानूनी दायरे में क्या कुछ आता है? देखिए, एसआईटी की तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई थी और उस रिक्वेस्ट में एसआईटी ने ये कहा था कि उन्हें जांच पूरी करने के लिए और समय दिया जाए, क्योंकि कई नए तथ्य जो हैं वो 7 दिनों की जांच के दौरान निकलकर सामने आए हैं। एसआईटी के जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि 7 दिनों में हमने जो जांच की है
वो पीड़ित परिवारों का उसमें बयान दर्ज किया है। इसके अलावा जो पुलिस कर्मियों की जो लापरवाही थी उसको लेकर बयान दर्ज किए थे हमने और उसकी जांच की थी। लेकिन अब जो जांच की दिशा बदल गई है, दरअसल वो कॉल डिटेल है। जो 104 बार जो फोन किया है पीड़िता के भाई ने आरोपी को, उस कॉल डिटेल को लेकर यानी सीडीआर को लेकर अब एसआईटी जांच करेगी। एसआईटी के एक बड़े अधिकारी से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी हम सीडीआर को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसकी तह तक जाएंगे कि आखिर इन दोनों के बीच में बातें क्या हो रही थी। इस बाबत हो सकता है कि आने वाले समय में एसआईटी पीड़िता के भाई और आरोपी दोनों का बयान दर्ज करे, क्योंकि बातचीत दोनों में हुई है। लिहाजा कई आशीष आप भी रहें और ऐश्वर्या जैन भी मेरे साथ में है। ऐश्वर्या, मैं आपसे समझना ये चाहूंगा कि हाथरस में अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब तो जो पीड़िता का परिवार है पहरेदारी में रहेगा। कहा यह भी जा रहा है कि कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरों की जद में पीड़िता का परिवार रहेगा ताकि उन्हें कोई डरा ना सके, धमका ना सके, कोई मैनिपुलेट ना कर सके। लेकिन हाथरस कांड पर इंडिया न्यूज की सबसे विस्फोटक खबर इंडिया न्यूज के पास पीड़िता के भाई की कॉल डिटेल रिकॉर्ड है। मुख्य आरोपी संदीप से पीड़िता के भाई की बात होती थी। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक की कॉल डिटेल सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास है। आधी स्क्रीन पर, हाँ ये एकदम ठीक है। पीड़िता के भाई और संदीप में 104 बार बात हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि 26 फरवरी को 19 बार दोनों से बात हुई है। पीड़िता के भाई ने इंडिया न्यूज से बात की है। कहा उनके परिवार में किसी की भी आरोपी से बात नहीं हुई। पीड़ित के परिवार ने एक बार फिर से कहा कि वो सीबीआई से जांच नहीं चाहते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता ऐश्वर्या जैन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कॉल डिटेल्स रिकॉर्डिंग सामने आई है, उसके मुताबिक ये है कि 19 अक्टूबर से लेकर 1 साल तक पीड़िता के भाई की और एक्यूज की बात हुई है और लगभग 104 बार 1 साल के अंदर बात हुई है। हमारे साथ खुद हैं, पीड़िता के भाई हैं। क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि जो कॉल डिटेल्स रिकॉर्डिंग निकल के आ रही हैं, क्या आपकी बात होती थी उनसे? नहीं, ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं होता था, ना ही बात करते थे। हम लोग खुद ही उनके संपर्क में नहीं रहते और ये तो बचने के पूरी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ न कुछ बहाना मार के इनको फंसा दिया जाए और वो लोग पूरी ऐसी कोशिश कर रहे हैं। और ये जो फोन नंबर जो ट्रेस हुआ है वो आप ही का है या फिर आपके? वो नंबर पापा का है, वो मेरा नहीं है नंबर। वो यहाँ पे बहुत पुराना नंबर है, पापा के पास ही रहता है। एक ही फोन है कीपैड का, घर में और किसी के पास रहता ही नहीं है। जो एसआईटी की जो जांच चल रही है, जो एसआईटी की टीम आज भी आपके पास आई, कल भी आपसे मिलने के लिए पहुंची थी, क्या उन्होंने इस बारे में आपसे बातचीत करी? नहीं, इसके बारे में हमने पूछा था उनसे कि सर ऐसा ऐसा हमारे साथ ये लोग ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने मना करा कि ऐसा हम लोगों को नहीं पता, एक बार जो जिनकी जानकारी उनसे पता कर लेना आप। अच्छा, तो ये जो पहले जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए थे, क्या उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए एसआईटी आपके पास आई? हाँ, वो उसको करने के लिए आए थे और कह रहे थे कोई दिक्कत परेशानी हो, आपका कुछ ऐसा हो और कुछ बताना चाहेंगे तो हम आएंगे दोबारा। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आगे चल के क्योंकि अब एसआईटी को 10 दिन की और वो मोहलत मिली है कि आगे चल के और भी वो इन्वेस्टिगेशन करे, सीबीआई की जांच के लिए भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऑर्डर्स दिए हैं, आप इन सबसे सहमत हैं? नहीं, देखिए हमने तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए के लिए बोला था कि उनके जो वकील हैं उनके जरिए हो। तो अभी भी आप ये चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज के अंडर? हाँ, देखिए हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारा यही कहने का मतलब है, न्याय मिलना चाहिए। साफ तौर पर आपने सुना, ये पीड़िता के भाई हैं और उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज के अंडर जांच होनी चाहिए। सीडीआर रिकॉर्डिंग्स के बारे में हमने बात करी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम किसी भी तरीके के संपर्क में नहीं थे। जो एक्यूज की फैमिली है उनके साथ 104 बार जो बात हुई है एक साल के अंदर में, वो भी पूरी तरीके से निराधार बताया। जो फ़ोन नंबर ट्रेस आया है वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वो मेरे पापा का है और वो 20-25 साल से एक्टिव है, लेकिन इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ये सब इनको फंसाने की साजिश रची जा रही है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज़, हाथरस। पीड़िता की माँ भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। माँ जी, ये बताइए कि जितनी भी अभी तक जो जांच चल रही है उससे आप सहमत हैं, और कहीं ना कहीं जो अभी जो नए नए एलिगेशन निकल के आ रहे हैं कि आपके परिवार की और जो आरोपी हैं उनकी बात भी होती थी फोन पर 104 बार? मैं तो बेटा कोई मतलब ना काउते अपे काम रखते हो किसी से भी। एक छोटा सा पुराना कम तो 20 साल है गई वह नंबर है, वो ही पुराना चल रहा रिश्तेदार में। हाँ। और ये जो बातें कही गई थी कि कहीं ना कहीं आपका परिवार उनसे संपर्क में था, ऐसा कभी कोई संपर्क? हाँ, हम तो किसी से वो नहीं रखते, अपने काम से काम रखते,
न किसी के घर जाना नहीं आना नहीं। जैसे किसान बुलाते हैं तब हम जाते हैं काम करने के लिए, नहीं हम किसी के घर जाते नहीं हैं। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो आरोपी हैं वो ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो वारदात के वक्त वहाँ मौजूद ही नहीं थे। जो रामू था वो फैक्ट्री में काम कर रहा था, जो लवकुश था वो हल चला। ये सब थे, ये सब सारी झूठ बात है। सब है, हाँ सब है। अपने बचावे का तो सब लोग झूठ बोलेंगे ये। अब आप अगर सीबीआई जांच होती है तो आप संतुष्ट होंगी उससे, जो सरकार जांच कर रही है, लगातार एसआईटी भी आपके घर पे आ रही है, संतुष्ट हैं इस जांच से अभी तक? अभी तो हमें है नहीं, अभी नहीं, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब इंसाफ नहीं मिलेगा तो तक हम नहीं रह सकते। हमसे बात करने के लिए साफ तौर पर पीड़िता की मां को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं वो अभी भी जांच से संतुष्ट नहीं है। कोई संपर्क नहीं होता था आरोपी के परिवार से और इनके पीड़िता के परिवार के बीच में। ये सब की सब मनगढ़ंत बातें हैं जो ये फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज, हाथरस। ग्राउंड जीरो से ऐश्वर्या जैन की रिपोर्ट आप देख रहे थे। सीधे हम ऐश्वर्या का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि पीड़िता का भाई का ये कहना है कि आरोपी के साथ में कोई बातचीत नहीं होती थी, वहीं पीड़िता के भाई का ये भी कहना है कि नंबर जो है पिता का था, पिता का नंबर 18-20 साल पुराना है, लेकिन सीडीआर के जरिए कुछ और ही पता चल रहा है। ये माजरा क्या है, ये पेच क्या है? देखिए, बिल्कुल चौंकाने वाली चीजें हैं, क्योंकि लगातार जो आरोपी पक्ष है वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं सीबीआई की जांच करा लीजिए, नार्को टेस्ट करा लीजिए, हम सबके लिए इन सारी जांचों का स्वागत करते हैं। दूसरी ओर जो पीड़ित परिवार है, जिनकी खुद कॉल डिटेल्स रिकॉर्डिंग निकल के आई है, 19 अक्टूबर से 1 साल तक 104 कॉल हुए, 5-5 घंटे से ज्यादा की बातचीत हुई है, लेकिन फिर भी जो ये लोग हैं वो अपने तरफ से कह रहे हैं कि हमारी पिछले 20-22 साल से बात नहीं हुई है। उनके पिता से भी हमने बात करने की कोशिश करी और साफ तौर पर उन्होंने इनकार किया। उनका कहना है कि आखिरी बार जब, क्योंकि ये लोग दबंग हैं, तो उनका कहना है कि हम जब भी जाते थे दुआ सलाम करते थे, कहीं ना कहीं ठाकुरों से हमें देन दिहाड़ी का के लिए हमें बातचीत करनी पड़ती थी, तो शायद वो हम जब कॉल करते थे तब हमारी उनसे बातचीत हुआ करती होगी। एक जल्दी से मैं आप तक एक जल्दी से मैं आप तक वापस आऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपको, आप जो सुरक्षा के बारे में पूछ रहे थे, खुद जॉइंट मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं उनसे बात कर सुरक्षा के इंतजाम की सारी बातें मैं पूछ लेता हूँ जल्दी से। प्रेम प्रकाश मीणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इतनी सुरक्षा जो एकदम से परिवारजनों के लिए बढ़ा दी गई है, ये क्यों बढ़ाई गई है? क्या क्या सुरक्षा के इंतजाम आपके द्वारा किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था शुरू से ही बहुत पुख्ता हम लोगों ने की है, चाहे वो गांव के बाहर हो, गांव के अंदर हो या परिवार की सुरक्षा हो। और उसी क्रम को और सुदृढ़ बनाते हुए 3 लेयर प्रोटेक्शन उनको दिया गया है, साथ में पर्सनल प्रोटेक्शन अलग है, सीसीटीवी कैमरा और मेटल डिटेक्टर ये इंस्टॉल किए जा रहे हैं। ये सारे जितने भी कदम हैं ये परिवार की सहमति, उनके कंसेंट के बाद ही किए जा रहे हैं और इसका भी ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी कारण परिवार की जो प्राइवेसी है उसमें किसी तरह का दखल ना हो। क्या परिवार द्वारा इस तरीके की रिक्वेस्ट करी गई थी सुरक्षा के लिए? देखिए, परिवार द्वारा कुछ रिक्वेस्ट परिवार द्वारा की गई थी, कुछ हम भी अपना सिक्योरिटी असेसमेंट करते रहते हैं वक्त वक्त पे, और जो आवश्यकता हमें महसूस होती है उस हिसाब से फिर हमारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में हम चेंजेस लाते हैं। जो चेंजेस हैं उसमें परिवार पूरी तरह अपडेटेड है उससे, और उनकी अनुमति और कंसेंट के बाद ही वो किए जा रहे हैं। एक और सवाल सर, पीड़ित परिवार के घर पे सुरक्षा हम लगातार देख रहे हैं और भी डिप्लॉयमेंट हुआ है पुलिस का, आरोपी परिवार को भी क्या सुरक्षा उतनी ही मुहैया कराई गई है? और जो एविडेंसेस हैं जैसे क्राइम स्पॉट है, वहां पर भी क्या सुरक्षा के उतनी इंतजाम किए गए? देखिए, पूरे गांव में अगर आप देखें, एंट्रेंस से लेके पीछे वाले चाहे रास्ते हों, 5 या 6 जो रास्ते हैं, या कोई भी परिवार हो, जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स हमारी मौजूद है। और उसके अलावा हम सभी पे नज़र रख रहे हैं कि कोई भी ऐसी घटना ना होने पाए जिससे किसी तरह की किसी को भी दिक्कत आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रेम प्रकाश मीणा, जॉइंट मजिस्ट्रेट, साफ तौर पर सुरक्षा के इंतजाम से ये तमाम जो बारीकियों से बता रहे थे। देखिए, मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगाया गया है, जो भी व्यक्ति यहाँ से गुजरेगा उसको उस मेटल डिटेक्टर के थ्रू पीड़िता के परिवार तक पहुंचना पड़ेगा। अगर मिलना हो तो दूसरी तरफ आप यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल देख सकते हैं, इनको पहले नाम और मोबाइल नंबर लिखवाना पड़ेगा, तभी आप आगे यहाँ से बढ़ सकते हैं। रजिस्टर में पूरी रिकॉर्डिंग की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरास को
आगे इंस्टॉल किया गया है। अगर मैं कैमरा पर्सन को कहूं कि वो जूम करके दिखाएं तो वहां पर भी लगातार सीसीटीवी से अब निगरानी रखी जाएगी और भी पुलिस कांस्टेबल्स को यहां पर लगाया गया है। 2 पुलिस कांस्टेबल्स केवल भाई के साथ रहेंगे। ये आप तमाम इंतजाम देख रहे हैं। अविनाश, अगर दिखाएं सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे और भी आ चुके हैं, वायर्स आ चुकी हैं और भी लॉजिस्टिक्स के तमाम सामान आ चुके हैं, जिससे कहीं ना कहीं परिवार को पूरी तरीके से सुरक्षा मुहैया कराए गए। कांस्टेबल्स भी लगातार पीड़िता की छत पर मौजूद हैं, जो हर एक बारीकी से निगरानी रख रहे हैं कि कोई भी बाहरी शख्स यहाँ पर आकर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैम्पर ना कर सके। ऐश्वर्या, आप ग्राउंड जीरो की सबसे अच्छी और सबसे सच्ची रिपोर्ट दे रहे हैं, आपकी मैं तारीफ करना चाहूंगा, लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि अपने आप को सेफ जोन में आप रखें, क्योंकि अपनी जान की परवाह ना करते हुए कोविड के संक्रमण काल में आप हैं, अपने मास्क का भी इस्तेमाल आप करते रहें। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी रिपोर्ट के लिए। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देने वाला पहला चैनल। ऐश्वर्या ने हमें ये दिखाया कि किस तरह से मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। ऐश्वर्या ने हमें लाइव तस्वीरें दिखाई जहां पर सीसीटीवी फिट किए गए हैं। पीड़िता के परिवार के चारों तरफ किस तरह का पुलिस का घेरा है, और हाँ, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ भी उन्होंने बातचीत की। ऐश्वर्या, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए।